कि हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। रिवायत से हटके कुछ बातें भी आज होगी और रियासत जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों पर लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे। 5 अगस्त की आमद है, उससे कबल सिक्योरिटी सिनेरियो किस तरीके का बना है, क्या कुछ चल रहा है और साथ साथ सरहद के उस पार और इस पार क्या कुछ कहानियाँ, उस पर भी बातचीत करेंगे। नेपाल से भी कहानी आजकल आ रही है, खबरें सामने आ रही है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है आसिफ डिटेल के साथ आपको बताएंगे। लेकिन एहतियातन आपको बड़ी खबर के तौर पर जब हम ले चलेंगे तो आपको बताएंगे कि कोविड-19 ने ईद के दिन भी अपना कहर जारी रखा है। पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में भी इसका ज़बरदस्त असर जो है वो देखने को मिला। और इस प्रोग्राम को आप तक ले जाने के लिए मेरे साथ पूरे 90 मिनट स्टूडियो में मौजूद रहेंगे आसिफ रशीद भी, और साथ साथ हमारे साथ ग्राउंड जीरो से भी कुछ और मेहमान जो है वो ज्वाइन करेंगे। जी आसिफ, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और जहां पर ईद उल अजहा की बात की, आज दूसरा दिन है और चूंकि आज तीसरा दिन कुछ ममालिक के अंदर खलीजी रियासतों की, अरब ममालिक की बात करें वहां तीसरा दिन है और आखिरी दिन उस तरफ, लेकिन जनूबी एशिया समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जहां पर आज ईद उल अजहा का दूसरा दिन है। भारत और पाकिस्तान में भी आज दूसरा दिन, लेकिन ईद सादगी के साथ गुजर रही है। कल का दिन भी और आज का भी जो बड़े अवामी इज्तिमात होते थे, मजहबी मकामात हो, मसाजिद हो, खानकाहें हो, ईदगाहें हो, वहां पर लाखों लोग एक साथ नजर आते थे। लेकिन कल काफी बरसों बाद, यानी अगर जो हिस्टोरियंस हैं उनका भी हम देखें, जो मौर्रिख है वो भी ये लिख रहे हैं कि कई बरसों बाद, करीब 50 से 80 बरस गुजरे जब उन्होंने इस तरह की ईद देखी और मुख्तलिफ तस्वीर मुख्तलिफ हिस्सों से निकलकर सामने आई। दिल्ली से लेकर वादी कश्मीर, लद्दाख तक इसी तरह की तस्वीरें, जहां पर कम तादाद में नमाजी जरूर नजर आए, लेकिन एक बड़ी चीज जो मौजूदा सूरत हाल थी उसने काफी कुछ करने की इजाजत नहीं दी। ऐसे में आलमी वबा के पेश नजर जो एहतियाती तदाबीर थी, जो गाइडलाइंस थी, जो SOPs थे इंतजामिया के और उलमा इकराम की तरफ से जो बार बार ऐलान किया जा रहा था, उसके मुताबिक कल दिल्ली के अंदर भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। और साथ ही साथ मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, जहां पर सबसे ज्यादा केसेस इस वक्त मुल्क के अंदर हैं, जहां पर मुतासरीन की तादाद, और सबसे पहला केस जब केरला से आया था तो उसके बाद पहली मौत महाराष्ट्र के अंदर हुई थी, तो उस हिस्से के अंदर भी कल ईद मनाई गई। वहां की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ, और कुछ दिल्ली से जामिया मस्जिद की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जहां पर सबसे ज्यादा केसेस आज 3 माह बाद भी आ रहे हैं, वहां पर भी नमाज ईद अदा की गई। उत्तर प्रदेश के बड़े शहर लखनऊ, जिसे अदब का शहर भी कहा जाता है, यहां पर भी बड़ी तादाद में लोग निकले, लेकिन जो बड़ी मसाजिद हैं शहर की वो बंद रही। इंतजामिया ने वहां पाबंदियां जरूर रखी थी। मकामी सतह पर कम तादाद में लोगों ने नमाज अदा की, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए इंतजामिया की जानिब से जो अहकामात सादिर किए गए थे उसके मुताबिक ईद अदा की गई। और बरसों बाद इस तरह की जो रिवायती गहमा गहमी नजर आती थी ईद उल अजहा के मौके पर या बकरा ईद पर, तो वो इस बार नजर नहीं आई। और साथ ही साथ जहां पर बड़े मुल्क के शहरों की हम बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, जहां पर मुकम्मल तौर खामोशी छाई रही। शहर खास में जहां पर गहमा गहमी इतनी ज्यादा, बच्चे खरीदारी में मसरूफ नजर आते थे और जरूर 1-2 दिन शॉपिंग के लिए वक्त भी या खरीदारी के लिए वक्त इंतजामिया ने दिया। बावजूद इसके वो रौनकें जो शहर खास से लेकर वादी के शुमाल जुनूब में नजर आती थी, जम्मू सूबे के अंदर, लद्दाख के अंदर गहमा गहमी होती थी, चहल पहल नजर आती थी, वो कई बरसों बाद कल देखने को नहीं मिली। यहां तक कि एक तारीख के अंदर जो इस वक्त कुछ मैं चीजें देख पा रहा हूं, हिस्टोरियन एक ये लिख रहे हैं कि इस वक्त 90 सालों के दौरान ये पहली बार ऐसा हुआ है। 90 साल पहले मुल्क के अंदर हालात ऐसे बने थे जब शुरुआती दौर में 1930 और 40 के बीच में इस तरह ईद खामोशी के साथ गुजरी थी, और उसके बाद आज 2020 में पहली बार यह देखा गया करीब 70-80 वर्षों में जब दोबारा ईद खामोशी के साथ गुजरे। पार्कें, सड़कें, बाजार वीरान और सुनसान नजर आ रहे थे और बच्चों के चेहरे भी कल काफी ज्यादा मायूस इशफाक नजर आए। कल न सिर्फ वादी कश्मीर के अंदर खामोशी के साथ ईद गुजरी है, बल्कि जम्मू के अंदर भी जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन चल रहा था, उस वजह से भी और कोविड-19 की वजह से भी बड़ी मसाजिदों और खानकाहों के अंदर कोई भी बड़ा इज्तिमा नहीं हुआ। मकामी सतह पर छोटी छोटी इज्तिमात का कई मकामात पर जो है वो अहतमाम किया गया था, और वहाँ पर विद सोशल डिस्टेंस और मास्क पहनकर लोगों ने नमाज ईद उल अजहा जो है वो अदा किया। और इसी तरीके का माहौल हमने श्रीनगर के अंदर भी देखा। सख्त बंदिशें 2 बजे के बाद जो है वो शहर श्रीनगर के अंदर नजर आ रही है, लेकिन कुर्बानी का सिलसिला भी लगातार जारी है जी। और कल भी कुर्बानियां हुई हैं, आज भी कुर्बानियां जो है वो होंगी। कल भी
कुर्बानियां बाद दोपहर तक जो है वो होनी है। लेकिन बड़ा सवाल इस वक्त दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पर हम गुफ्तगू करेंगे, और जो दीन के माहिरीन हैं जिनकी दस्तरस्त है फ़िक़्ह पर, उनसे गुफ्तगू करेंगे कि अब कुछ सूरत हाल बदल रही है। एक तो तकसीम गोश्त का जो मामला है वो भी है, और दूसरा फिर पोस्ताए कुर्बानियाँ कल से हम देख रहे हैं कि सड़कों पर है, जिसकी वजह से एक तरफ से हम वबाई बीमारी के अंदर फूट पड़े हैं और दूसरी तरफ से और मोहल्लिक बीमारियाँ फूटेंगी उससे। तो ये बड़ा मामला है जी, इस पर भी किस तरीके से गुफ्तगू होगी ये भी एक बड़ा सवाल है। और तीसरा मामला जो इसी के साथ जुड़ा है वो भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अब्दुर्रहमान वार साहब ज्वाइन किए हुए हैं, मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, इस वक्त फ़ोन लाइन पर हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, और अवलन आपको हमारी तरफ से ईद मुबारक भी हो। सबसे पहला मामला जो आपसे डिस्कस हम कर रहे हैं वो ज़रा कुर्बानी के साथ ही शेयर करते हैं। कुर्बानी का अमल कल से पूरे मुल्क के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो शुरू हो गया है। आज भी लोग कुर्बानियाँ करेंगे, लेकिन सवाल सबसे बड़ा पैदा होता है कि कोविड-19 है और तकसीम जो है वो 3 हिस्सों में है जो शरई एतबार से किया जाता है, लेकिन हर घर तक किस तरीके से पहुँचे, हर रिश्तेदार तक किस तरीके से पहुँचा, बड़ा सवाल है, क्योंकि बंदिशें, कदगने और कोविड-19 हमारे सामने है। तो उलमा का मुत्तफ़िका फैसला इस हवाले से क्या कुछ है, पहले ज़रा इसी से शुरुआत कर लेते हैं। जी, इस मामले में पहली बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि ये जो कुर्बानी का गोश्त है इसके हम 3 हिस्से करते हैं और शरीयत ने इसमें 3 हिस्से करने का हुक्म फरमाया है। एक हिस्से पे हम खुद रखते हैं, अपना खुद में अपने घर में रख सकते हैं। एक हिस्सा अपने गरीबों और यतीमों और मिस्कीनों और मफलूकुल हाल लोगों में, और एक पड़ोसियों और रिश्तेदारों में। तो जहां तक तकसीम का ताल्लुक है तो इसमें गोश्त तकसीम करने के सिलसिले में जो दूसरे लोगों का हक है दूसरों तक हम ले जाएंगे, उसमें हम किसी वक्त तक हम घर में भी उसको रेफ्रिजरेट करके रख सकते हैं अगर हम इस वक्त उनके घर तक ना पहुंचा सकें। तो इस मामले में हमें उसको जो लोगों का हक है उन तक वो पहुंचाने के बजाय अगर हम उसको घर में स्टोर करें, रेफ्रिजरेट करके रखें तो कोई हर्ज नहीं है। और अगर किसी वजह से हम उन तक पहुंचा सकें, कोई सूरत ना हो और खतरे में पड़ने का खतरात से दो चार होने का एहतिमाल हो, तो हम घर में भी उसको जमा कर सकते हैं और खुद खा सकते हैं। लेकिन बहरहाल कुर्बानी का मुतबादल नहीं है, कुर्बानी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जैसे हाँ, आप सुन रहे हैं मेरी बात? जी 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 हाँ, तो ये इस्लाम ने जिन इबादत में हमें सब्स्टिट्यूट दिया है, मुतबादल दिया है, हम उन्हीं में सब्स्टिट्यूट इख्तियार कर सकते हैं। कि जैसे रोजा है, हम रोजा नहीं रख सके तो हम रोजे के बदले फिदिया देते हैं। लेकिन कुर्बानी के बारे में शरीयत ने बिल्कुल कैटेगोरिकल ये बताया कि कुर्बानी ही होगी, और कुर्बानी का जानवर ज़बह होगा, उसमें 3 हिस्से करके अपना हिस्सा तो खैर घर में हम खाएंगे, तो पड़ोसी या दूसरों तक पहुंचाना या रिश्तेदारों तक पहुंचाना अगर नामुमकिन हो तो घर में रेफ्रिजरेट कीजिए उसको। किसी वजह से जब तक हालात ठीक हो जाए उसको रख सकते हैं, हम बहुत वक्त तक रख सकते हैं। और भी अगर उसमें दिक्कत आ जाए, महीना 2 महीना 1.5 महीना तक भी, आशुरा के आने तक भी लोग रख, और पहले भी रखते थे उसको सुखा के बुन के। और ये अरब कुर्बानी का गोश्त जो है वो महीनों पर सुखा के रखते थे, पत्थरों पर, वहां एक सिल है उस पर उसको सुखाते थे कि उसके अंदर वो नमी दूर हो जाए और बहुत रेफ्रिजरेट हो जाए, बाद में उसको अपनी जगह तक पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर फिर भी मुमकिन ना हो तो उलमा का ये इत्तिफाक है कि वो घर में ही डेर करे, उधर ही खाए, खुद ही खाए, लेकिन बहरहाल कुर्बानी तो करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक और चीज जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये भी है कि कुर्बानी के जानवरों को लेकर भी मामला था कि खरीदे नहीं खरीदे, और अक्सर लोगों ने इज्तिमाई कुर्बानियां जहां जहां पर हुई है वहां पर भी पैसे दिए हैं। इस पर भी बहुत ज्यादा तजाद आजकल देखने को मिल रहा है, और कल से लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या जनाब ये सही है, ये मामला, इस तरीके का अमल चलाना? नहीं, हाँ बिल्कुल, इसमें नहीं, ये इसमें इस्लाम ने उधर से ही हमें ये सब्स्टिट्यूट दिया है, मुतबादल दिया है कि अगर आप खुद नहीं कर सकते कुर्बानी किसी वजह से, या उसका गोश्त आप तकसीम नहीं कर सकते, तो आप उसको नया वतन कुर्बानी करा सकते हैं। नया वतन से मुराद ये है कि आपके बदले कोई और करे। तो उसमें सबसे पहली नयाबत ये है कि आप अपने पड़ोसी को दे दें,
बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है पड़ोसी को नहीं दे सकते। और दूसरा ये है कि आपके किसी दूसरे शहर में अपना कोई रिश्तेदार हो, बेटा, भाई, मामा, चाचा, कोई भी हो, तो उनको हुक्म करें, उनको दे दें जानवर या उनको पैसे दे दें कि हमारी बदले कुर्बानी करना। लेकिन अगर ये भी मुमकिन ना हो तो तब जो अंजुमनें बनी हुई हैं हर जगह पे, पूरे मुल्क के अंदर हर जगह पे अंजुमनें, और खास तौर पे इसका एहतिमाम मदरसे करते हैं, तो वो अगर नया वतन कोई अंजुमन हो, कोई ट्रस्ट हो जो ये करता हो, तो उसमें भी पैसे जमा करके अपनी कुर्बानी की जा सकती है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा बड़ा इशू जो इस वक्त सबसे हमारे सामने वो है पोस्ता है कुर्बानी का, जो कल से हम लगातार शहर के अंदर देख रहे हैं कि लोग जनाब अब सड़क पर डाल रहे हैं, और कुछ और चीजें भी सड़क पर हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी कुर्बानी के जानवर की। हाँ जी, हम मोहतरम गवर्नर साहब, इसमें वो शरीयत की कोई कोताही नहीं है, ये लोगों की खुद की कोताही है कि वो ऐसा करते हैं। उसको दफन कर सकते हैं वो अपने ही घर में, सहन में, किसी जगह पे वो अपने पास में उसको दफन करें। अगर इस वक्त उसका इधर उधर मुंतकल करना मुमकिन ना हो तो खून, जैसे पहले से खून दफन किया जाता था उसका, वो अगर खाल जो है वो किसी इस्तेमाल में नहीं आती है या उसको दूसरा नहीं कर सकते तो उसको भी दफन कर दें। और जो भी मतलब वो इसमें ओजड़ी वगैरह जो दूसरी चीजें होती हैं खाने की नहीं होती हैं उनको भी दफन कर दें। और जो मुसलमान ये करता है कि कुर्बानी करने के बाद की खाल वगैरह या दूसरी चीजें वो सड़कों पर फेंक देते हैं, तो वो शरीयत रूह को तकलीफ पहुंचाते हैं। वो ऐसा नहीं करना चाहिए, खुदा को उनकी कुर्बानी नहीं चाहिए। फिर अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाया, लन यनालल्लाहु लहूमहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा। खुदा तुम्हारे गोश्त और तुम्हारा ये तुम जो खून बहाते हो वो अल्लाह को नहीं पूछता, तुम्हारे दिल की हालत और कैफियत को वो देखता है। तो ये कैफियत क्या है कि हम कुर्बानी करें और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए सड़कों पर उस तरह की वो गंद फैला दें ताकि पूरा मुल्क जो है वो इसमें बदबू में और बीमारियों में मजीद मुब्तला हो। ये बहुत ही गुनाह है। ये अगर वो नहीं करते तो वो गुनाहगार होंगे, उनको कतन ऐसा नहीं करना चाहिए। इसकी इस वक्त खासतौर पे वजह यह है कि बहरहाल ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाती है, सफाई के इंतजाम नहीं है, हर जगह पे मुतासिर है। तो इसलिए इन इस वक्त गवर्नमेंट या हुकूमत के कारणों को या जो उस पर जिम्मेदार हैं कि वो सफाई करें, उन तक नहीं देखना चाहिए, उनको नहीं देखना, उनका इंतजार नहीं करना। खुद से हमें अपने मुल्क और अपने वतन और अपने लोगों को बचाने के लिए अपने सफाई का वो मयार कायम करना है। और ये सड़कों पर फेंकना जो है इंतहाई अयूब चीज है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुर्रहमान वार साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मारूफ इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर अब्दुर्रहमान वार साहब कह रहे थे, देखिए कुर्बानी जब आप करेंगे तो न तो गोश्त और ना ही खून अल्लाह के पास पहुंचता, लेकिन दिल की जो धड़कन होती है, दिल के अंदर जो आपकी वो आवाज़ उस वक्त होती है, उसी से मुराद है कि क्या आप सही सिमत में है या नहीं है। और जिस तरीके से जब आप कुर्बानी करके और फिर बकरे और कुर्बानी के जानवर की खालें और दीगर चीज़ें जो है वो बाहर सड़क पर फेंकेंगे, उससे मज़ीद लोगों को मुश्किलें होंगी। तो ये कुर्बानी का सही रूह नहीं है, बल्कि कुर्बानी का सही रूह यह है कि मैं खुद भी एहतिमाम करूँ सफाई का और आगे पीछे भी बखूब सफाई का एहतिमाम रखें। सरकार का इंतज़ार ना करें, बल्कि जिस तरीके से डॉक्टर अब्दुर्रहमान वार साहब जो मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने कहा कि देखिए घर में इस चीज़ का एहतिमाम किया जा सकता है, इसको दफनाया जा सकता है, तो उसको वहीं पर कीजिए, सड़कों पर ना फेंकिए। कल से हम देख रहे हैं कि बड़ी चीज़ें सड़कों पर आ रही हैं, न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से भी इस तरीके की खबरें आ रही हैं। इसलिए इस पर ज़रा गुफ्तगू करना बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आज के दिन भी कुर्बानी होनी है और कल बाद दोपहर तक भी। चलिए, ये जनाब मामला तो था जो हमने आपके सामने एक खबर शेयर की। अब ज़रा आसिफ आपके सामने आएंगे, क्योंकि खबर एक लखनऊ से डेवलप हो रही है। हमारे साथी जो है वहाँ से ज्वाइन कर चुके हैं, उनके पास पहले चलेंगे और उसके बाद जब दोबारा वहाँ से आएंगे उस खबर से, कौमी खबर से वापस रियासती खबर पर आएंगे, तो आपको बताएंगे कि जनाब 1 साल मुकम्मल हो रहा है बड़े फैसले का। उस फैसले के बीच की कहानी क्या है, क्यों हम उस खबर को ले रहे हैं, वो आपको ज़रूर बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यूपी की खबर सबसे पहले। जी बिल्कुल, ईद उल अजहा की बात हो रही थी और आज दूसरा दिन है, आज भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है और इस पे उत्तर प्रदेश भी आपको लिए चलते हैं, क्योंकि सबकी नजरें यहाँ पर भी टिकी रहती हैं। क्या कुछ यहाँ इंतजाम थे और किस तरीके से ईद मनाई गई। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे BS लाठी इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन कर चुके। बहुत शुक्रिया लाठी जुड़ने के लिए। ये बताइएगा कि क्या कुछ व्यवस्था रही प्रशासन की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से, और किस तरीके से ईद के पिछले 15-20 घंटे गुजरे हैं और आज दिन भर क्या कुछ होने वाला है।
देखिए जी, जिस तरह से अयोध्या में यूपी में ही मनाया गया था, प्रशासन ने सबसे अपील की थी, जो प्रशासन ने सबकी गाइडलाइन है, जो ईद इस तरह से लोग अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे, और लोगों ने अपने घरों में नमाज पढ़ा, छोटे छोटे बच्चों की बलि दी गई, उसके बावजूद में घरों में उठी गई और घरों से लोगों ने नमाज अदा की। और उसके बाद में जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है, इसके लिए अल्लाह ताला से दुआ फरमाया, और उसके बाद में देश की अमन चैन के लिए घरों में लोगों ने दुआ मांगी। एक आखिरी सवाल, कब तक पाबंदियां यहाँ पर, कब तक यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस है? अभी भी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी देखा जाए कि जो पाबंदियां है अभी, जो कोविड-19 को लेकर के जो महामारी है जी, उस महामारी को लेकर के लोगों ने जिसे सावधानियां तो बरती, लोगों ने अपने अपने घरों में नमाज पढ़ा, पर अभी ये नहीं कंफर्म है कब तक ये पाबंदियां रहेंगी, कब तक वो रहेगी, क्योंकि जो कोविड-19 महामारी है, कोरोना महामारी है, इस समय पैर बहुत भारी, ज्यादा से ज्यादा फैला रहा है। रोज बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। उत्तर प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके से बता रहे हैं कि मकामी सतह पर नमाज अदा की गई, लेकिन एसओपीज या गाइडलाइंस के हिसाब से बड़े इज्तिमात उत्तर प्रदेश के अंदर भी नहीं हुए। इशफाक, अब जरा जनाब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हुकूमत के उस बड़े ख्वाब की, जो ख्वाब बहुत पहले देखा गया था, जब एक साबिका रियासत हुआ करती थी जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हुआ करता था, और कहा गया था उस वक्त की जनाब तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाना और हर घर तक तरक्की की राहें खोलना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। और यही वजह है कि शुरुआत की गई थी पंचायती चुनावों की, शुरुआत की थी कॉरपोरेशन के चुनावों की, शुरुआत की गई थी म्यूनसिपल कमेटियों के चुनाव की, और लगभग अगर आप सरकारी फिगर्स को देखेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है वो बनी है। हर जगह पर आपको ब्लॉक चेयरमैन नज़र आएंगे, आपको पंचायत मेंबर्स नज़र आएंगे, पंच सरपंच नज़र आएंगे, और म्यूनसिपलिटी के अंदर काउंसलर्स नज़र आएंगे, और चेयरमैन्स भी नज़र आएंगे। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो बात जब तरक्याती मंसूबों की करते हैं, जम्मू कश्मीर के शॉर्ट जरा चलाइएगा इसके ऊपर ताकि लोगों को पता लगे कि जम्मू कश्मीर की खबर है जी। पंचायतों पर जब हम गुफ्तगू करते हैं तो ये कहा गया था कि देखिए सरकार पंचायती चुनाव करवाने के बाद इस बात का ऐलान कर चुकी, देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता करके नॉर्मल सी जो है वो रेस्टोर हो रही है, और एक साल उस बड़े फैसले का भी होने जा रहा है जो 5 और 6 अगस्त को लिया गया था, और 30 अक्टूबर को जिसका इतलाक हुआ था। और जब हम बात करते हैं इस दौरान क्या तरक्याती मंसूबे आगे बढ़े, क्या डेमोक्रेटिक सेटअप इंस्टीट्यूशंस मजबूत हुए, क्या ये पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स खुद को महफूज और मजबूत समझते हैं, नहीं समझते हैं, बड़ा सवाल है जी। क्योंकि आज हम पहले फेज पर जो हम बात करेंगे वो पंचायतों की करेंगे, कल हम कॉरपोरेशन और कमेटीज की बात करेंगे। कुल मिलाकर जब हम देखते हैं जब पंचायतों की बात आती है तो 2135 पंचायत हल्का हमारे वादी कश्मीर के अंदर है जी, जिनमें कुल मिलाकर 708 लोग बिला मुकाबला कामयाब हुए थे, किसी ने भी वहां पर नॉमिनेशन नहीं भरा था। सूरत हाल ऐसी समझिए या जो कुछ भी था, तो ये जनाब आगे चलता गया। फिर ये पूरा प्रोसेस मुकम्मल हुआ, जहां पर नहीं था वहां पर हुआ, और कुछ चीजें रह भी गई, तो मरकज की तरफ से बड़ा वादा दिया गया कि अब जनाब 25,000 करोड़ रुपया हर साल जो है वो पंचायतों को मिलेंगे, और पंचायतों को 19 डिपार्टमेंट दिए जाएंगे जिनको लेकर वो अपने अपने इलाकों के अंदर फैसले कर सकते हैं, चाहे वो डेवलपमेंट हो या गवर्नेंस के मामले हो। ये फैसला हुआ था, एक बड़ा फैसला माना जा रहा था। फिर हमने देखा कि सितंबर का महीना था, साल 2019 था, जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के मेंबर्स जो थे वो आए जनाब दिल्ली, और उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की, और मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ा, और फिर वो वजीर दाखिला से मिले, और फिर जाकर वो गवर्नर से भी मिले। और जब हम इसको और आगे देखते हैं तो जुलाई का महीना था जी, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू साहब ने टेक ओवर किया था, रियासत 2 हिस्सों में तकसीम हुई थी। तो पंचायत मेंबरों और पीआरआईज जो हैं उनके लिए ये कहा गया था कि देखिए ये सरकार की प्रायोरिटी हैं, ये एसेट्स हैं, क्योंकि ये ग्राउंड जीरो पर काम कर रही हैं, इसलिए इनका इंश्योरेंस कवर जो है वो 25 लाख कर दिया गया। पंच, सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट
काउंसिल के चेयरमैनों का। इसके साथ साथ म्युनिसिपल कमेटियों और बॉडीज के लिए भी इसी तरीके का फैसला लिया गया, क्योंकि 2 लोग जो थे वो पंचायत के मारे गए थे। आपको याद होगा, एक नॉन मुस्लिम था, एक मुस्लिम था, 2 मारे गए थे 1 साल के दौरान। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जनाब कुल मिलाकर इस वक्त जो हमारे पास साउथ कश्मीर की सिचुएशन है पंचायतों के अंदर या नॉर्थ कश्मीर की है, तो बड़ी आबादी अभी भी जो है वो इलेक्टेड नहीं हुई है। तो इस बीच कुछ चीजें हैं। हमारे साथ शफीक मीर साहब ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ गुलाम हसन खान साहब ज्वाइन करेंगे और आफ्ताब बेग साहब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। 3 अलग अलग इलाकों के ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हैं ये। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और उनसे बातचीत करके पता करने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जिस तरीके से एम्पावर करने की बात कही थी, क्या वो वाकईतन एम्पावर हो रहे हैं, और जितने डिपार्टमेंट्स दिए गए थे क्या वो डिपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड उन्हें ले रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अक्सर शिकायतें अभी ये आ रही है कि जनाब सूरत हाल जो है वो बिल्कुल भी बेहतर नहीं है और जो फैसले लिए जाते हैं उन्हें माना नहीं जाता है और जिस तरीके से काम होना था वो हो नहीं पा रहा। शफीक मीर साहब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन भी है बफलियास के, लेकिन साथ साथ ये प्रेसिडेंट भी है पंचायत कॉन्फ्रेंस के। सबसे पहले इनके पास चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या बदला 1 साल में, या क्या बदला तरक्याती मंजरनामे पर जब से इन्होंने टेक ओवर किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शफीक मीर साहब ज्वाइन करने के लिए। एक पहला सवाल जो आपसे जानने की कोशिश करेंगे और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग भी जो जानने की कोशिश करेंगे, 1 साल कहा गया कि जनाब ये बहुत बड़ा वक्त होता है जब पंचायत के लेवल पर कुछ काम किए जाए, जब बैक टू विलेज प्रोग्रामों की इंप्लीमेंटेशन हो, और फिर जब मैं बैक से देखता हूं अभी तक तो काफ़ी अच्छा वक्त जो है वो गुजर चुका है पंचायतों का। क्या जिस मंशूर को लेकर, जिस एजेंडे को लेकर, जिस प्रोग्राम को लेकर ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया गया था, चुनाव किए गए थे, आज के दिन में क्या आप मानते हैं कि वो पूरा हो रहा है? वो अफसरशाही जिसको तोड़ने की बात हो रही थी वो टूट पाई है कहीं? वो लैतुलैल और अकाउंटेबिलिटी का माहौल जो था, जो नजर नहीं आ रहा था, क्या वो अकाउंटेबिलिटी कहीं आप देख पा रहे हैं आज के दिन में? गौहर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असल में इस मुद्दे पर बहुत पहले से बात होनी चाहिए थी, लेकिन चलो फिर भी 1 साल मुकम्मल होने पर आपने इसका तजिया शुरू किया। मैं आपको बताऊं कि 1 साल हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन हुए हैं उसको अरसा हुआ है। मजमूई तौर पर पंचायतें बने हुए यहाँ पर 2 साल हो गए हैं, क्योंकि 2018 में पंचायत के पहले मरहले के चुनाव हुए थे 5 सरपंच के, और उसके बाद गुज़िश्ता बरस जो है इससे अक्टूबर में बीडीसी के चुनाव हुए थे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको दूसरा मरहला कहा जाता है या सेकंड टायर कहा जाता है। मैं सच्चाई से आपको कहूं, मैं गुज़िश्ता 10 बरस से या 8 बरस से पंचायती निजाम की खातिर जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं आपको ईमानदारी से कहूंगा कि ये तमाम एक धोखा, एक फ्रॉड और बिल्कुल एक फ्रॉड साबित हुआ है। हमें पहले ये गिला होता था कि यहाँ पर जो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है वो नहीं चाहती है पंचायती निजाम यहाँ पर खड़ा हो। वो अपनी जगह भी एक दुरुस्त बात थी, लेकिन उसके बाद जब आज हमने देखा है कि उस निजाम से जो ब्यूरोक्रेसी का निजाम आज का है ये उससे भी वर्स्ट है। ये बिल्कुल एक फराड और बकवास है कि हमने पंचायत को इतने अख्तियारात दे दिए, इतने डिपार्टमेंट्स दे दिए। ये सब कागजों में बातें चलती हैं। मजमूई तौर पर अगर ग्राउंड पर देखा जाए, कोई डिपार्टमेंट बगैर रूरल डेवलपमेंट के कोई भी डिपार्टमेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। इवन के सुपरवाइजरी पावर्स जो आपको दिखाई गई है कि आपकी जुरिडिक्शन में, चाहे आप ब्लॉक को कमांड कर रहे हैं या पंचायत को कमांड कर रहे हैं, उसके अंदर जितने डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उनकी सुपरवाइजरी पावर्स की शिकायत लेकर भी अगर आप किसी अफसर या किसी महकमा के पास जाओगे तो शिकायत लेकर तो वो उसको डस्टबिन में डाल देता है। पहले तो उनको आप ये बताइए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि अभी चंद रोज पहले इन्होंने एक और ड्रामा किया है जिसमें प्रोटोकॉल अनाउंस किया है ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन का डीएम के मुकाबला में, सेशन जज वगैरह ये वो इसके मुकाबला। आज की डेट में भी सूरत हाल मजमूई तौर पर यह है कि किसी भी ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन को किसी भी मुतलका डीसी और सेक्रेटरी से मिलने के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता है और टाइम लेना पड़ता है। ये हकीकी सूरत हाल है। तो मैं ये समझता हूं कि हम पूरे तरीके से दिल बर्दाश्ता है, पूरे तरीके से निजाम को फेल करके रख दिया गया है और ये धोखा है। एक चीज और भी बताइएगा शफीक साहब, पिछले 1 साल के दौरान
सरकार जो कह रही है कि सबसे ज्यादा पैसा ऑन ग्राउंड इन अवामी नुमाइंदों के पास गया, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, जहां तक सरकार ने पैसा, सरकार फिर बताए जो पैसा अगर नुमाइंदों के पास गया उसके कौन से एसेट क्रिएट हुए हैं, कौन से एसेट कहां पर खर्च हुआ है। गुज़िश्ता 1 साल से तो जम्मू कश्मीर के अंदर हम लॉकडाउन ही देख रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपया हर साल पंचायतों को मिलेगा जी, ये कहा गया। आपको एक बात बताऊं अशफाक साहब, एक प्रैक्टिकल बात आप देख लीजिए, ऑन ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 1 साल से बाई दिस वे और दैट वे एक 370 के चक्कर में जो है 8 महीने निकल गए, उसके बाद कोविड में 4 महीने निकल गए, तो साल में कौन सा पैसा और कहां पर खर्च किया गया? ये जो बैक टू विलेज की ये भी शफीक साहब ये बताइएगा, बैक टू विलेज तो इसीलिए किया गया था ना ताकि बुनियादी सतह पर ढांचे को मजबूत किया जाए। एक ये जो 19 डिपार्टमेंटों की जवाबदेही आप लोगों के सामने थी वो हो नहीं पा रही है। जहां तक बैक टू विलेज की मैं आपको उसमें भी आपको बताऊं कि वो भी एक आंखों का धोखा था, सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट था, अफसरों के सैर सपाटे थे। उसमें भी मैंने उस वक्त भी कहा था जब एक बैक टू विलेज इनने किया, दूसरा किया, मैंने कहा था दूसरे के टाइम पहले तुम पहले का हिसाब दो, पहले में तुमने जो फैसले लिए थे वो कहां तक इंप्लीमेंट हुए हैं, वो कहां तक काम हुए हैं। अभी आप ये देखिए कि इस वक्त कोविड का दौर चल रहा है, इस वक्त पूरा जम्मू कश्मीर जो है लॉकडाउन में है। सिर्फ अफसरों के पास इख्तियारात है कि वो मूव कर सकते हैं, कोई काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट और अवाम के दरमियान में एक ही ब्रिज था, जो मैंने परसों भी एलजी साहब से बात की, वो थे पंचायत। पंचायत को आज की डेट में भी कोई रोल नहीं है कि वो अपने लोगों की कोई खिदमत कर सके, इमरजेंसी हालात में अपने लोगों तक पहुंच सके, उनकी कोई शिकायत लेकर किसी डीएम तक, किसी अफसर तक जा सके। आगे लॉकडाउन है, इसके अंदर भी उनको इस्तेमाल नहीं किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ गुलाम हसन खान साहब भी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन है, बड़गाम से ज्वाइन किए हुए हैं, और आफ्ताब अहमद साहब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन है कुंजर के। तो इन दोनों से भी जरा जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो 2 साल का वक्त था और ये 1.5 साल का जो वक्त बीच में गुजरा है, इसे वो कैसे देखते हैं जी। पहले जरा खान साहब आपके पास आता हूं। गुलाम हसन खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए सुबह सुबह। ये पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स और कमेटियों के चेयरमैन से सब कुछ तो अच्छा लगता है बनना, लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो क्या आप मानते हैं कि अकाउंटेबिलिटी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर है, अकाउंटेबिलिटी आपके साइड पर है, और वो जो खाका खींचा गया था, जिस चीज के लिए इन इदारों को कयाम में लाया गया था, इन इदारों की मजबूती की गई थी, क्या वो आज के दिन कहीं पर आप देख पा रहे हैं? खान साहब, पूरे कौम को ईद मुबारक और आप सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सर, ये जो सेकंड टायर इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो यहाँ सेकंड टायर इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन बोलेंगे, तो आस्ता आस्ता ये काम करने लगा है। जहाँ तक अभी डेवलपमेंट की बात है, मैं कहूँगा कि मेरे पास 25 हल्के हैं यहाँ जो बड़गांव में जी। 25 से 25 हल्कों में अभी जिसका SP 14 हम बोलेंगे, हम 20 से लेकर 40 लाख रुपए तक एक एक हल्के में पैसा आया है 14 SP का जी। तो नेट कमजोर होने की वजह से वो पैसा अभी हमारा ऑनलाइन नहीं हो रहा था, लेकिन काम अभी हो रही है कदमत से। जहाँ तक मैं 14 SP की बात करता हूँ तो हमने लगभग 80% पैसा उसमें से खर्च किया है, और NG नरेगा के काम भी इस वक्त कदमत से पैसा आ रहा है आपके पास? हाँ, पैसा आया है। नंबर 1। नंबर 2 ये भी बताइएगा खान साहब कि जो 19 महकमे आप लोगों को दिए गए थे, सरपंचों पंचों BDCs को दिए गए थे, कि इन सभी 19 महकमों के अंदर की कारकर्दगी को डिस्कस किया जाएगा ग्राम सभा लेवल पर, प्लान एग्जीक्यूट वहां से करवाए जाएंगे। अक्सर शिकायतें ये आ रही है कि जनाब वहां तो बात सुनी जाती है, लेकिन जब अमल दरामद का मौका आता है तो वो नजर नहीं आता है। इस वजह से बड़ी बेइज्जती हो रही है उन लोगों की जो वहां प्लान को एग्जीक्यूट करवाने की बातें करते हैं। सर, ये बात सही है कि जो 21 डिपार्टमेंट इन्होंने हमारे अधीन रखे थे उनमें से कोऑपरेट कोई नहीं करता है, ये सही बात है। एक भी महकमा हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करता है। मैं जल जीवन का जो हर घर नल का है, परसों हमें 2 दिन पहले हमारे डी साहब के साथ मीटिंग की, हमने उनको वहाँ डी साहब ने भी फटकार लगाई उनको कि आप लोगों ने जो प्लान बना था ये व्यक्त करना था पंचायत से, लेकिन उन लोगों ने मनमानी की, ये सही बात है।
चलिए खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब ज्वाइन करने के लिए। एक बड़ी बात आप बता रही थी, देखिए ये तो इम्पोर्टेंट इशू था कि उन्होंने हमसे वेट करवाना था, इदारे से वेट करवाना था, फिर डीसी साहब के पास जाना था, लेकिन बाईपास किया गया। यानी जो खबर आ रही है कि रेड टेपिज्म अभी भी अफसरशाही जो है वो चल रही है, वो कहीं ना कहीं सही है। आफ्ताब बेग साहब भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। कुंजर टंगमर्ग बारामूला का एरिया है, सीधे नॉर्थ चलते हैं। जी आफ्ताब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा बताइएगा कैसे आप इन 2 सालों को देखते हैं, कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव। मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। अमन और सलामती लेके आए, क्योंकि उन सब हालातों में हमने यहाँ इलेक्शन लड़ा है ये समझ करके ताकि हम बुनियादी सतह पर लोगों की खदमत करें, मगर जो उनके मुश्किलात हैं उनका अजाला करें। मगर जब आप गाँवों पर देखते हैं, बगैर आरडी के, बगैर रूरल डेवलपमेंट के, बगैर कोई महकमा हमें कॉल नहीं करता है, हमारे साथ कोई डिस्कस नहीं करता है, हमारे साथ कोई मीटिंग नहीं करता है। जबकि ये जो इदारा है ये बुनियादी सतह पर ग्राम इदारा है, गाँव का इदारा है। ग्राम सभा हम बुलाते हैं, हमारा सरपंच घर घर जाता है, लोगों को बुलाता है ताकि हमारे 19 डिपार्टमेंट यहाँ थर्ड लाइन से ही इनमें शमूलियत करें। जब मीटिंग होती है तो कोई डिपार्टमेंट बगैर रूरल डेवलपमेंट के उसके पास नहीं आता है, उससे उसकी सरपंच की भी बेइज्जती होती है और हमारे जो जितने भी पंचेस है उनकी भी बेइज्जती होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गुजारिश करता हूँ हाई कमांड को, जितने भी हमारे ऑफिसर साहिबान है या 4th लाइन मुलाजिम जो है, कम से कम इस ग्राम सभा में वो शिरकत करें ताकि लोगों के जो मुश्किलात है वो दर्ज करके। अच्छा ये बताइएगा आफ्ताब साहब, ये जो इशू है क्या आपने अपने डिप्टी कमिश्नर के साथ इसको डिस्कस किया कि देखिए हम जब गांव में जाते हैं तो हमारे साथ सिर्फ रूरल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट होता है, बाकी कोई कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है, क्या उनकी नोटिस में इसको लाया या और जिम्मेदारों की नोटिस में इस चीज को लाया गया? बिल्कुल सर, हमने वो उनके नोटिस में भी लाया है, जिससे भी हमारे डिपार्टमेंट है वो शमूलियत नहीं करते हैं, जिसे हम वहाँ ही बेसिकली तौर बुनियादी तौर पर ये गाँव में ही प्लान बनना चाहिए। उसके बाद वो सरपंच उसको वेट करे, सरपंच के बाद बीडीसी के पास जाए, बीडीसी डीपीओ को दे, डीपीओ डिप्टी कमिश्नर को दे, मगर ऐसा नहीं होता है, ये मनमानी करते हैं। ये बगैर रूरल डेवलपमेंट के बाकी सब डिपार्टमेंट अपनी तरफ से अपना 19 में से सिर्फ एक महकमा है जो आपको कोऑपरेट कर रहा है। 18 महकमे जो सरकार ने लिस्ट बनाई है उनका कोई अता पता ही नहीं है मीटिंग्स, कोई अता पता। और हम चाहते हैं कि जिस तरह एमएलए एमएलसी को फंड देते थे, हम चाहते हैं बीडीएफ होना चाहिए ताकि हमारे इलाके में जो भी कोई मुश्किलात हो, मतलब मैं अपने इलाके की बात करूँगा, हमारे 3 मकान 4 मकान जल गए, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं उनको दे सकता हूँ, इसलिए रिजर्व फंड होने चाहिए बीडीसी के। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आफ्ताब बेग साहब ज्वाइन करने के लिए। जनाब ये तो आज हम कर रहे थे बात पंचायतों की, ये बात भी काबिल जिक्र है कि जब हम कश्मीर सूबे की मैं सिर्फ बात करूंगा और इंशाल्लाह कल जब हम दोबारा आएंगे तो हम साहब भी हमारे साथ लाइन पे हैं इस वक्त। चलिए, पुंछ मंडी से ब्लॉक बीडीसी चेयरमैन इस वक्त लाइन पे। शमीम साहब बहुत शुक्रिया, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी बताएं। शमीम साहब सबसे पहले ये बताइएगा कि इस वक्त 1 साल की जब हम बात कर रहे हैं मुकम्मल हो चुका है, तो किस तरीके से आप इस 1 साल को देखते हैं? सरकारी सतह पर जो दावे हैं और आप ग्राउंड पे हैं, मुसलसल काम कर रहे हैं, कितनी सच्चाई है उनमें और कितना काम इस 1 साल के अंदर हुआ है? देखिए, जब आर्टिकल 370 रिवोक हुआ जी, तो उसके बाद रियासत को यूटी में कन्वर्ट किया गया, तो एक गवर्नमेंट का जो था कि अब जो है डेवलपमेंट जो रुकी पड़ी थी तो वो डेवलपमेंट अब शुरू होगी। तो मेरा ये मानना है कि जो साबका हुकूमत ने प्रोजेक्ट शुरू करवाए थे जी, वो जहां थे वहीं रुके पड़े, उनमें मजीद फंडिंग नहीं की गई, उनको आगे नहीं बढ़ाया गया। दूसरा ये सबसे बड़ा इशू जो हम रोते हैं वो ये है कि बीडीसी हो या पंचायतें हो, इनमें और जो एडमिनिस्ट्रेशन है यूटी की, इसमें बहुत बड़ा गैप है। हमारा ये कहना है कि हमारी सड़कों की हालत जो है खस्ता है, तो सबसे पहले तो इन्हें ठीक करवाई। तो एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि हम फला पुल लगवा रहे हैं, हमारी मांग है कि हमारे जो लोग हैं ये सीजनली माइग्रेट करते रहते हैं ढोकू में, चाहे वो गुज्जर कम्युनिटी के लोग हों, पहाड़ी कम्युनिटी के लोग हों, तो हमें वहां पर बिजली का कोई साधन नहीं है, तो हमें कैरोसिन ऑयल जो है वो भेजा जाए। तो ये हमें कहते हैं कि गैस सिलेंडर में 20 रुपए की कटौती की गई है।
तो एडमिनिस्ट्रेशन को सबसे पहले समझना है कि हमारी जो जरूरतें हैं, डिमांड है, वही पूरी की जाए। शमीम साहब ये बताइएगा, जिन 19 महकमों की लंबी फहरिस्त मैं देख रहा हूं सरकारी वेबसाइट पर और सरकारी ऑर्डर के अंदर, गैजेट के अंदर, की ये जनाब सारे कॉपरेट करेंगे आप लोगों के साथ ताकि तरक्याती मनसूबा ग्राउंड जीरो पर आकर बने और उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो और उसमें अकाउंटेबिलिटी पैदा हो, शफाफियत पैदा हो। क्या वो कहीं नजर आ रहा है? 19 महकमों में से कितने ऐसे महकमे हैं जो आपकी मीटिंग्स में आए, जो आपके साथ चले, PRIs के साथ चले? देखिए, जहां तक रही महकमों की कोऑर्डिनेशन की बात, तो इंशाल्लाह कोऑर्डिनेशन तो देखिए इसमें कुछ अपना भी आपको करना पड़ता है, आपका चेहरा देखकर भी आपसे बात की जाती है, तो कोऑर्डिनेशन तो मिल रहा है। लेकिन जो प्लानिंग की आप बात करते हैं, जब प्लान बनता है तब ये कंसल्ट नहीं करते BDC को, सिवाय जो हमारा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। मैंने जो कहा कि देयर इज अ गैप बिटवीन पंचायत एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हमारी जो जरूरतें हैं वो कुछ और है, एडमिनिस्ट्रेशन जो अपने लेवल पर करती है वो चीजें कुछ और है, तो उसमें वो जो कोऑर्डिनेशन है वो नहीं हो पा रहा। मीटिंग्स में आने से क्या होगा, जब आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, जब आप जो चाहते हैं, आपकी जो डिमांड्स हैं, जो ग्राउंड पर आपको जरूरतें हैं वो पूरी ना की जाए, वो कुछ और ही कर रहे हैं। आप सड़क की बात करते हो, वो कहते हैं पुल लगवाएंगे। आप यही बेसिकली है ना, ये जो एयर कंडीशन कमरे में बैठकर प्लान एग्जीक्यूट होते थे, इसीलिए तो ये सारा निजाम दोबारा कायम किया गया था, लेकिन शायद वो बन नहीं पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम गनाई साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल मंडी हमारे साथ थे। 4-5 लोगों की हमने आपकी आवाज सुनाई और ये सारे वो लोग हैं जो BDC चेयरमैन हैं अपने अपने इलाकों के अंदर। तो ये सूरत हाल है जनाब हमारे इलेक्टेड लोगों की, जो पंचायत के इलेक्टेड लोग हैं और जिनको लेकर बड़ी बड़ी बातें वजीर आजम साहब से लेकर गवर्नर साहब तक और आज के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से लेकर ऊपर की जितनी भी क़यादत है, सब लोग कह रहे हैं कि जनाब ये पार्ट एंड पार्सल है हमारी सरकार के। छोटे से ब्रेक के वक्त हो गया है यहाँ पर जनाब, ब्रेक के उस पर आएंगे तो बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, क्योंकि खबर जो आ रही है वो लाइन ऑफ कंट्रोल से आ रही है। एक बड़ी खबर आ रही है, उस पर हम जरूर डिस्कस करेंगे। नेपाल क्या कुछ आज करने जा रहा है, वो भी एक बड़ी खबर है। दोनों खबरों के साथ आपके सामने आएंगे, लेकिन छोटी सी तिजारती वक्फे के फौरन बाद।